and in today's video we'll discuss the biochemistry of glycolysis। तो आज हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस की। जब हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम ग्लाइकोलिसिस को पढ़ रहे हैं या बायो एनर्जेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम ग्लाइकोलिसिस को पढ़ रहे हैं, तो बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखना। और बायोकेमिस्ट्री अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केमिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अदरवाइज अगर हम बेसिक ओवरव्यू देखें, जो अभी तक हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा हुआ है, तो हमने ग्लाइकोलिसिस में क्या चीज़ पढ़ी हुई है, ये बेसिक फ्लो चार्ट, ये बेसिक कन्वर्जन जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। इस साइकिल को अगर हम डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ट्रायोज फॉस्फेट में, ठीक है। दिस इज बेसिकली द प्रिपरेटरी फेज, दिस इज द प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड पार्ट आ जाता है हमारा पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज से हमारा मतलब है कि वो फेज जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का पर्पस क्या है, ग्लाइकोलिसिस का बेसिक रोल है कि एनर्जी प्रोवाइड करना, फूड को ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना और एनर्जी जनरेट करना। तो सबसे पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, देन फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, और फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 3 कार्बन कंपाउंड में, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। सो एज आई टोल्ड कि दो पार्ट्स में हमारे पास ये डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज प्रिपरेटरी फेज एंड द सेकेंड पार्ट इज पे ऑफ फेज। तो जब हम बात करते हैं प्रिपरेटरी फेज की, तो प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ट्रायोज फॉस्फेट में। तो अगर ग्लूकोज ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे हमारे बेसिक स्टेप्स क्या आ गए, फर्स्ट ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम नॉर्मली पीजीए भी बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या फॉस्फोग्लिसरेट, और डीएचएपी हम बोल देते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट विच इज़ द फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है वो है केमिकल फॉर्मूलाज, केमिकल स्ट्रक्चर्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको प्रैक्टिस करो और उसको ड्रॉ करो, दिस फॉर्मूला। तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है जी। सो अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो तो ग्लूकोज इज नॉर्मली अ हेक्सोज शुगर। ग्लूकोज क्या है, एक हेक्सोज शुगर। तो इस तरीके से हमने एक हेक्सो शुगर बनाई। यहाँ पे हमारा बॉन्ड आ रहा है CHOH और इस साइड पे हमारे पास है CH2OH, ठीक है। बाकी जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन। सिमिलरली जब ये चेंज होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब ये चेंज हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा चेंज आ रहा है, विच इज़ ये CHOH विल रिमेन सेम, दिस विल चेंज इनटू CH2OPO3 2-। तो यहाँ पे जहाँ पे पहले CH2OH था वो मॉलिक्यूल किस में चेंज हो गया, वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो गया और वो फॉस्फोग्लूकोज में चेंज हो गया। सो कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट, ग्लूकोज चेंज हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे डेल्टा जी कितना है, -16.7 किलोजूल पर मोल, और एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। तो अब यहाँ से आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव डेल्टा जी का मतलब होता है एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब कि एनर्जी ड्रॉप हो रही है। अगर एनर्जी ड्रॉप हो रही है मतलब कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करते टाइम एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर हमें इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा तो हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये ईजिली पॉसिबल नहीं है। और ये रिएक्शन अपने आप में एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि इसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, ये खुद से रिवर्स नहीं होगा। तो यू हैव टू रिमेंबर कि डेल्टा जी नेगेटिव होने की वजह से दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे डेल्टा जी को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो बेटा यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। ग्लूकोज जो है वो फॉस्फोराइलेट हो रहा है, मतलब कि ATP कन्वर्ट हो रहा है किस में, ADP में, और ग्लूकोज चेंज हो रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जब ATP का हाइड्रोलिसिस होता है, जब ATP ब्रेक डाउन होता है और कन्वर्ट होता है ADP में, उस स्टेप में डेल्टा जी की वैल्यू होती है -30.7 किलोजूल पर मोल, ठीक है। फिर जिस स्टेप में ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड होता है वहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू होती है +13.8, क्योंकि वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करें, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन कपल्ड रिएक्शन है, तो जो नेट डेल्टा जी की वैल्यू, नेट फ्री एनर्जी हमें मिल रही है वो कितनी है, -16.7। नाउ ड्यू टू दिस लार्ज एनर्जी ड्रॉप, एज आई टोल्ड, ये रिएक्शन जो है वो क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब अगर हम इससे कैलकुलेट करने की कोशिश करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -RT log n इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले इस लॉग को हम log 10 में चेंज करेंगे, तो हमने इसे मल्टीप्लाई करा -2.303 से। सेकेंड स्टेप में हम जो वैल्यूज़ हमें पता है, हमें पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है,
डेल्टा जी की वैल्यू 16.7, गैस कांस्टेंट हमें पता है 8.314 होता है, टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन होता है। तो हमने ये सारी वैल्यूज पुट करी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 8.45 इंटू 10⁻²। ऑल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं केमिस्ट्री में तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो नीचे लिखते हैं, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हम इस फॉर्मूला में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूला में लिखें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है, एडीपी और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, रिएक्टेंट क्या है एटीपी एंड ग्लूकोज, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है 8.45 इंटू 10⁻²। अगर हम इस एटीपी और ग्लूकोज को वहाँ पे शिफ्ट कर दे तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, या हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एडीपी इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज इक्वल टू 845 टाइम्स एटीपी इंटू ग्लूकोज। दैट मीन्स ये 845 टाइम्स होगा तो एटीपी और एटीपी उतना ज़्यादा है, मतलब इसका 845 टाइम्स उसका जो रिएक्शन स्पीड है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रही है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इस वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो एक फेवरेबल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन को फेवर कर रहा है, वो इजीली ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और वैसे भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने के लिए पहले एक्टिवेट होना ज़रूरी है और एक्टिवेट होने के लिए वो फॉस्फोराइलेट होना ज़रूरी है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, सेकेंड रिएक्शन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंजेस टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज जो है वो भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है, फ्रक्टोज जो है वो भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ग्लूकोज ना हेक्सागोनल फॉर्म में रहता है, मतलब पायरेनोज, इसको हम बोलते हैं पायरेनोज फॉर्म। जब भी साइक्लिक कंपाउंड हेक्सागन की शेप में, एक होता है फ्यूरेनेज फॉर्म या फ्यूरोज भी बोलते हैं कई बुक में, तो उसमें क्या होता है पेंटागन फॉर्म में। तो जो फ्रक्टोज है वो पेंटागोनल फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज चेंज हो रहा है फ्रक्टोज में, तो ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है ये अब किस में चेंज हो रही है, 5 मेंबर्ड रिंग में। बट इट डजंट मीन कि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है या कार्बन ग्रुप लूज हो रहा है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ आइसोमराइजेशन हो रही है, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर को देखो या स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करो तो यहाँ पे हमने एक पेंटागन बनाया, इधर हमारे पास आ गया CH2OH और यहाँ पे भी हमारे पास आ गया CH2 और OPO3। ठीक है जी, हाँ, CH2OPO3 2-। बाकी हमारे हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन जो थे वो सेम रहेंगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज चेंज किस में हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए है प्लस 1.6 किलो जूल पर मोल। अब ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं है, मतलब एनर्जी ड्रॉप नहीं हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, बट बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही इस रिएक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंजाइम। इसका एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ये आइसोमराइजेशन कर रहा है, ये एल्डोज को किस में चेंज कर रहा है, कीटोज में। एल्डोज को कीटोज में चेंज करने को अगर हमें स्टडी करना है तो उसके लिए हमें इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर देखिए, देयर आर 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। जो ये वाले कार्बन पे, जो टर्मिनल कार्बन पे फॉस्फोराइलेशन हुई है, फॉस्फेट ग्रुप है, और एक कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है। जब इसकी आइसोमराइजेशन होगी तो यहाँ पे एल्डिहाइड से बन जाएगा अल्कोहल और सेकेंड ग्रुप पे आ जाएगा हमारे पास कीटोन ग्रुप बोल सकते हो या डबल बॉन्ड बोल सकते हो, और इसी को हम इनोल ग्रुप भी बोलते हैं क्योंकि इन के साथ ओल अटैच है। ठीक है, कंसेक्यूटिव कार्बन पे। तो यहाँ पे एल्डोज कीटोज फॉर्मेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। थर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो थर्ड रिएक्शन हमारे पास आता है, थर्ड रिएक्शन है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में चेंज हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। मतलब इस स्टेप में भी क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुई। यहाँ पे भी अब आपको स्ट्रक्चर स्टडी करने की जरूरत है कि पहले यहाँ पे ये जो फॉस्फेट ग्रुप था, मतलब कि एक ही फॉस्फेट ग्रुप था, लेकिन अब दोनों जगह पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह पे हमें फॉस्फेट ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इट विल बी लाइक, पहले हमारे पास स्ट्रक्चर था CH2OH और यहाँ पे था CH2OPO3 2-। ठीक है, उसके बाद अगेन हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अटैच्ड है। उसके बाद जब ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है तो फर्स्ट कार्बन में भी हमारे पास क्या आ गया, CH2OPO3 2-। तो अब ये किस में चेंज हो गया, दिस इज फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट।
ठीक है, क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो ड्रॉ करने ही हैं। ओके जी, अदरवाइज ये जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है वो नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा जैसे हम क्लास 10 12 में पढ़ते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें और डेल्टा जी की वैल्यूज़ जो है वो याद रखना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू -14.2 किलो जूल पर मोल, अगेन वैल्यू में लार्ज ड्रॉप है तो ये रिएक्शन भी इरिवर्सिबल है। यहाँ पे जो एंजाइम है वो है PFK, दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट अगर हम कुछ स्टेप्स की बात करें तो उसमें से ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक रेगुलेटरी एंजाइम है, ये कंट्रोल कर रहा है ग्लाइकोलिसिस को कि ग्लाइकोलिसिस का जो रेट है वो कितना होना चाहिए, ग्लाइकोलिसिस का अमाउंट बढ़ना चाहिए या ग्लाइकोलिसिस का अमाउंट कम होना चाहिए। सो दैट रेट बेसिकली डिपेंड्स ऑन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, बिकॉज ये जो है वो बहुत ज़्यादा, ये एंजाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड प्रोडक्ट्स की या रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे। फॉर एग्जाम्पल अगर ADP की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, ADP की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है मतलब कि ATP की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस का रेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर ATP की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब कि एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस का जो रेट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि एक्टिवेटर्स की अगर हम बात करें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की तो वो है ADP और AMP। इनहिबिटर्स हैं ATP, फैटी एसिड, सेट्रेट्स। तो सेट्रेट, फैटी एसिड वगैरह क्यों? क्योंकि वो सारे एंड प्रोडक्ट्स हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड फोर्थ स्टेप ऑफ द फर्स्ट फेज। तो सबसे लास्ट स्टेप फर्स्ट फेज का जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट किस में चेंज हो रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे अगेन हमारे पास स्ट्रक्चर है बेटा किसका, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का। अगर हम इसको ओपन चेन में लिखते हैं, 6 कार्बन है, दोनों टर्मिनल कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, CH2O PO3 2- की फॉर्म में है, फर्स्ट कार्बन भी और लास्ट कार्बन भी। उसके अलावा बीच में आ गया कीटोन ग्रुप, फिर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो दिस इज अ बेसिकली ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो सेंटर से ब्रेक डाउन होगा और 2 मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे। ठीक है, जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है वो हो गया हमारा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और जिसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है वो हो गया हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू है 23.8 किलो जूल पर मोल और एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है म्यूटेज या एल्डोलेज। ठीक है, तो DHAP एंड PG आर इंटरकन्वर्टेबल यूजिंग एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ओके जी, तो अब नेक्स्ट हमारा है पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में हमें क्या देखना है कि जो सेकंड फेज है जिसके अंदर जो हमारा ये ट्रायोज शुगर है वो ट्रायोज फॉस्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज बेसिकली अ 5 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले जो ट्रायोज फॉस्फेट था, वेदर इट इज PGA फॉस्फोग्लिसरेट या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो किस में चेंज होता है, बाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, विच इज फॉस्फोग्लिसरेट, देन अगेन 2-फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड देन पायरुवेट। तो ये जो स्टेप्स है हमें इनका थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है कि इनके अंदर क्या क्या हो रहा है। अब ग्लाइकोलिसिस के अंदर अमंग दीज टू ट्रायोज फॉस्फेट DHAP एंड PGA में से PGA पार्टिसिपेट करता है और फर्दर ब्रेक डाउन होता है। तो ये जितना DHAP है ये भी इवेंचुअली क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा G3P में, दैट मीन्स ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। तो अगर हम इसके फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो इसमें बेटा फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट NAD+ की प्रेजेंस में किस में चेंज हो रहा है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि स्ट्रक्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, कि ये जो स्ट्रक्चर है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है। तो ये आपको कैसे बनाना है, CHO, देन सेकेंड पे अल्कोहल ग्रुप एंड देन CH2O PO3 2-। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मली 3 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड है तो एक पोजीशन पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है, और सॉरी दिस इज नॉट CCHO, दिस इज सिंपली CHO। ठीक है, एक पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और एक के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ठीक है जी, तो ये रहा बेटा यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है ग्लिसरल्डिहाइड का, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का। NAD+ की प्रेजेंस में ये फॉस्फेट ग्रुप गेन कर लेता है, तो यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इधर भी एक फॉस्फेट ग्रुप। तो अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड तो है ही, OPO3 2-। अगेन एक कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम प्रेजेंट है और जो टर्मिनल ग्रुप था CH2O PO3 2- वो भी सेम है। ठीक है, सो दिस इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OPO3 2-, देन COH, देन CH2O PO3 2-। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करने, तो आई सजेस्ट कि आप स्क्रीनशॉट हो या बुक से देख के इनकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करोगे।
तो अगर हम इस रिएक्शन की डिटेल की बात करें, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द डिटेल ऑफ दिस रिएक्शन, तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या है 6.28 किलो जूल पर मोल, मतलब कि कुछ एनर्जी जो है वो गेन हो रही है, प्रोवाइड करनी पड़ रही है। एंजाइम है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। डीहाइड्रोजनेज जो एंजाइम होता है वो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन में या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। इस एंजाइम की हाईली एक्टिव साइट है क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट है एक अमीनो एसिड सिस्टीन जिसके पास होता है एसएच ग्रुप। तो ये जो सिस्टीन का एसएच ग्रुप है, दिस इज हाईली एक्टिव साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट बेसिकली बाइंड करने वाले हैं। लेकिन अगर इस एंजाइम के साथ उस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट की जगह आयोडो एसिटेट या आयोडो एसिटामाइड बाइंड कर जाते हैं तो दे विल बी एक्टिंग एज ब्लॉकिंग एजेंट्स, क्योंकि वो ब्लॉकिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे और वो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देंगे। सो बेसिकली द एंजाइम इज G3PDH जो कन्वर्ट कर रहे हैं इस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप बेटा कन्वर्ट हो रहा है एसाइल ग्रुप में। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसाइल ग्रुप में। अब ये एसाइल ग्रुप क्या होता है, ये एसाइल ग्रुप है जो एंजाइम के साथ जाके बाइंड हो रहा है। ऑब्वियसली कोई भी रिएक्शन अगर एंजाइम के प्रेजेंस से होता है, हमें पता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं और क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम में कहाँ पे बाइंड कर रहा है, उसकी एक्टिव साइट पे, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जहाँ पे मेनली थायोल ग्रुप एसएच ग्रुप प्रेजेंट है, जहाँ पे जाके वो एसाइल ग्रुप प्रेजेंट हो रहा है। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन करके बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से उसके बाद बनता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये जो असाइल ग्रुप है ये बाद में ट्रांसफर हो जाएगा और अटैच हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप के साथ। दैट मीन्स ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट था इसका एल्डिहाइड ग्रुप चेंज हो गया असाइल ग्रुप में और बाद में ये असाइल ग्रुप जाके अटैच हो जाता है किसके साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए NAD+ रिक्वायर्ड है और NAD+ के बाद में रिडक्शन हो जाता है, NAD+ चेंज हो जाता है किसमें, NADH में। ठीक है जी, सो बेसिकली यहाँ पे NAD+ चेंज हुआ NADH में, NAD+ का रिडक्शन हो गया और G3P जो था उसका ऑक्सीडेशन हो गया और वो चेंज हो गया 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में। तो फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एसाइल ग्रुप के अंदर। सेकंड स्टेप में एसाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो रहा है फॉस्फेट आयन के साथ और वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है। और ये जो फॉस्फोराइलेशन है दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, आपको याद रखना है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। अगर हम आगे बढ़ें इसके सेकंड स्टेप में, बिकॉज देयर आर 5 स्टेप्स इन दिस फेज, तो अगर हम इसके सेकंड स्टेप की ओर बढ़ें, सेकंड स्टेप में क्या है, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, विच इज क्वाइट ईजी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो 2 फॉस्फेट ग्रुप में थे उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो गया। तो यहाँ पे जब एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहा है तो दैट मीन्स जो ADP है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ATP में। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस जहाँ पे ATP जनरेट हो रहा है। ATP जनरेट होने वाला ये सबसे पहला स्टेप है। अगेन एज आई टोल्ड स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट है जिसमें फर्स्ट पोजिशन और थर्ड पोजिशन दोनों पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब उसमें से क्या होगा, उसमें से एक ग्रुप में से फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा, एक पोजिशन पे से फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा और जो थर्ड पोजिशन है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। तो स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो पहले हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O PO3 2- सेकेंड कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है और थर्ड कार्बन के साथ अगेन फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। लेकिन आफ्टरवर्ड्स रिएक्शन के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप से फर्स्ट कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा और असाइल ग्रुप। तो दिस विल बी 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्लस यहाँ पे ATP रिलीज हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे ATP जनरेट हो रहा है, ATP जनरेटिंग स्टेप है ये। डेल्टा जी की वैल्यू बेटा यहाँ पे होगी -18.8 किलो जूल पर मोल। अगेन एनर्जी ड्रॉप हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये जो रिएक्शन है वो फेवरेबल है, प्लस ये रिएक्शन जो है वो नॉन रिवर्सिबल है। एंजाइम की अगर हम बात करें दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो ये वाला स्टेप इज क्वाइट इजी बिकॉज आप लोगों को नाम आई गेस पता ही होंगे, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट चेंज होता है फॉस्फोग्लिसरेट में और यहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को याद रखना इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट स्टेप विल बी जिसमें 3-फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो रहा है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। अगेन यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट ही रह रहा है, मतलब मेन मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन वही है, लेकिन सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन थर्ड ग्रुप से फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जाता है, सेकंड ग्रुप पे। दैट मीन्स COO- यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास पहले OH ग्रुप अटैच था और थर्ड पोजीशन पे CH2O PO3 2- था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब सेकेंड और थर्ड ग्रुप के जो कार्बन है उन पे ग्रुप चेंज हो जाएंगे। तो सेकेंड पे हमारे पास आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप OPO3 2- और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास आ जाएगा OH। सो दिस विल बी CH2OH। ठीक है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट किस में चेंज हो गया, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। अगर हम एंजाइम की बात करें और हम डेल्टा जी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू है 4.6 किलो जूल पर मोल। एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। एंजाइम हैज अ हिस्टिडीन रेसिड्यू विच एक्ट एज एक्सेप्टर एंड डोनर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। एंजाइम के पास यहाँ पे याद रखना है, एंजाइम के एक्टिव साइट पे हिस्टिडीन रेसिड्यू प्रेजेंट है जो इस रिडॉक्स रिएक्शन को या इस फॉस्फेट ग्रुप के एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एंजाइम पहले यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप लेगा और फिर उस फॉस्फेट ग्रुप को सेकंड पोजीशन पे अटैच कर देगा। तो ये वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर रहा है और फॉस्फेट ग्रुप रिलीज कर रहा है। ये सब किस लिए हो पा रहा है, क्योंकि एंजाइम के पास हिस्टिडीन ग्रुप प्रेजेंट।
सो हेयर अ डायग्राम जहाँ पे आप देख सकते हो ये एंजाइम है जिसके साथ हिस्टिडीन अटैच है। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है जब ये एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो एंजाइम के पास जो फॉस्फेट ग्रुप है, क्योंकि हिस्टिडीन है वो फॉस्फेट एक्सेप्टर भी है, तो उसके पास फॉस्फेट अटैच है, वो सेकंड पे अटैच हो जाएगा और वो जो थर्ड पोजीशन वाला फॉस्फेट था वो बाद में हिस्टिडीन के पास आ जाएगा। ठीक है, तो जो एंजाइम है वहाँ पे हिस्टिडीन रेसिड्यू है जिसकी वजह से इट इज एक्टिंग एज फॉस्फेट ग्रुप एक्सेप्टर एज वेल एज फॉस्फेट ग्रुप डोनर। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है जिसमें 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो चेंज हो रहा है पीईपी में, फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। ये जो स्टेप है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर हम पहले के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, फर्स्ट कार्बन के ऊपर COO माइनस ही प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ही प्रेजेंट है, लेकिन थर्ड कार्बन पे जो CH2OH था वहाँ से OH रिलीज हो गया और सेकेंड पोजीशन से हाइड्रोजन रिलीज हो गया जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है एंड दैट इट इज़ अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है जी। यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू है हमारे पास 1.67 किलोजूल पर मोल। एंजाइम प्रेजेंट है इनोलेज और एंजाइम की एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन का प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट है। द लास्ट स्टेप इज जिसमें फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, पायरोवेट के अंदर। तो अगर हम पायरोवेट का स्ट्रक्चर देखें, बेसिकली पायरोवेट के स्ट्रक्चर में होता क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें फॉस्फोइनोल पायरोवेट में क्या था, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास था COO ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच था और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास CH2 था, लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट रिलीज हो गया और उसकी जगह पे क्या आ गया, OH ग्रुप। सो दिस इज COO माइनस COH एंड CH2 है हमारे पास थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, पायरोवेट जो है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, लाइक वो अल्कोहल फॉर्म में या फिर कीटोन फॉर्म में। ये भी हो सकता है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो इधर ट्रांसफर हो जाए, तो टर्मिनल ग्रुप पे हमारे टर्मिनल कार्बन विल बी मिथाइल दैट इज CH3 और जो मिडिल वाला कार्बन है जो सेकेंडरी कार्बन है वो होगा हमारा कीटोन ग्रुप दैट इज ऑक्सी ग्रुप, असाइल ग्रुप। यहाँ पे जो डेल्टा जी की वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव 31.3 किलोजूल पर मोल। एंजाइम प्रेजेंट है पायरोवेट काइनेस। पायरोवेट काइनेस एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करने का, इसीलिए यहाँ से ये फॉस्फेट ग्रुप निकल के फॉस्फेनोल पायरोवेट से फॉस्फेट ग्रुप निकल के किसके पास चला गया, ADP के पास। सो दिस इज ऑल्सो अ स्टेप जिसके अंदर ATP रिलीज हो। यहाँ पे जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो इनोल ग्रुप था वो किस में चेंज हो गया, कीटोन ग्रुप में। तो इनोल ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन ग्रुप और उसकी वजह से पायरोवेट फॉर्म हो रहा है। डेल्टा जी की वैल्यू है 31.3 किलोजूल पर मोल और ये रिएक्शन भी क्या है, इरिवर्सिबल। और एंजाइम का नाम आपको याद रखना है दैट इज पायरोवेट काइनेस। विद दिस वी आर डन विद द बेसिक स्टेप्स एंड बेसिक बायोकेमिस्ट्री की डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, कौन कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, या कुछ रिएक्शन में हमने देखा कि एक्चुअली वहाँ पे रिएक्शन हो कैसे रहा है। सो दिस वाज अबाउट द टू मेन फेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसमें फर्स्ट फेज में हमने पढ़ा था प्रिपरेटरी फेज जिसमें ग्लूकोज चेंज होता है ट्रायोज फॉस्फेट में, और सेकंड फेज था हमारा पे ऑफ फेज जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है और उसके अंदर जो हमारा ट्रायोज फॉस्फेट है वो इवेंचुअली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पायरोवेट के अंदर। अगर आपको ग्लाइकोलिसिस की स्टोक्यूमेंट्री देखने की नेट ATP या नेट एनर्जी रिलीज जो है वो कितना हो रहा है, सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर देयर इज अ प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा हुआ है और उसके अंदर हमने उसके एनर्जी रिलीज कितनी नेट एनर्जी प्रोडक्शन होती है वो सारी कैलकुलेशंस करी हुई हैं। यू कैन सी वॉच दैट वीडियो, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करते हैं, या ऐसे कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जो ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड होते हैं, प्लस अगर जो हमारा जो कंपाउंड है जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं इफ इट इज़ नॉट ग्लूकोज तो वो कैसे ग्लाइकोलिसिस के अंदर एंटर करेगा। I hope you understood the concept. This is helpful for you. Thank you for watching. Do like, share, subscribe, and if you have any doubt, put that in the comment section. Thank you.